हेलो बच्चों, कल आपने मानव हृदय के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम मानव हृदय की क्रियाविधि यानी कि मानव का जो हृदय होता है वो किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव हृदय की संरचना कैसी होती है। आपको एक यहाँ पर चित्र भी बनाया था और चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। आज भी चित्र के माध्यम से एक बार पुनः आपको मैं मानव हृदय की क्रियाविधि यानी कि ये मनुष्य का जो हृदय होता है इसके अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन में ये किस तरह से मदद करता है, यानी कि रक्त को पंप करने का काम किस तरह से करता है। तो पहले हम इसकी मानव हृदय की क्रियाविधि को थोड़ा सा नोट करते हैं, तो देखिएगा और मेरे साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखना। क्रियाविधि देखो, मानव का जो हृदय होता है वो एक पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है और पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करते हुए इसके अंदर पाए जाने वाले जो कक्ष है, कितने कक्ष थे मानव के हृदय में? मानव का हृदय 4 कक्षीय था, जिसमें दो आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। आलिंद ऊपर वाले भाग में होते हैं, निलय निचले वाले भाग में होते हैं। आलिंद और निलय इनमें लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन, ये तो हो गया संकुचन और ये हो गया शिथिलन। इस तरह से आलिंद और निलय का ये संकुचन और शिथिलन लयबद्ध रूप से कार्य चलता रहता है, जिससे आपका जो हृदय होता है वो रक्त को पंप कर पाता है और आपके पूरे शरीर में भेज पाता है। तो क्रियाविधि में हम देखेंगे हमारा हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। हमारा जो हृदय होगा एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है और इस पंपिंग स्टेशन में कौन कौन सी जो भाग हैं हृदय के, वो इस पंपिंग स्टेशन में रक्त को पंप करने में मदद करते हैं, जिसमें आलिंद और निलय लयबद्ध रूप से, लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन की क्रिया करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आलिंद और निलय किस तरह से संकुचन और शिथिलन करते हैं। जैसे आलिंद और निलय संकुचन शिथिलन, इस तरह से आपका हृदय चलता रहता है। अब इस तरह से चलेगा तो जब ये संकुचित होगा तो इसके अंदर से रक्त बाहर निकलेगा और जब ये शिथिल हो जाएगा तो ये फैल जाता है तो इसके जो चैम्बर होते हैं, इसके जो कक्ष होते हैं वो फैल जाते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान हो जाता है और वहां पर बाहर से आने वाला रक्त भर जाता है। ठीक है ना? तो शिथिलन की क्रिया में तो हृदय के अंदर रक्त भर जाता है और संकुचन की क्रिया में हृदय के अंदर से रक्त बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं इसी प्रक्रिया के तहत आपके शरीर के विभिन्न भागों को ये हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करता रहता है लगातार रूप से। अब देखते हैं ये किस तरह से कार्य करता है। हमारे शरीर में से अपशिष्ट युक्त अशुद्ध रक्त, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? CO2 युक्त। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब ये रक्त अशुद्ध होता है। अपशिष्ट युक्त अशुद्ध रक्त, जिसके अंदर कौन सी गैस हो सकती है? CO2 गैस, CO2 युक्त।
रक्त को सिराओं द्वारा विभिन्न भागों से, आपके शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित कर महाशिरा में डाल दिया जाता है। आपके शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर, यानी कि कोशिकीय स्तर तक, ऊतकीय स्तर तक जो अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, तो CO2 युक्त रक्त को हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अब इस अशुद्ध रक्त को आपके शरीर के अंदर से शिराओं के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा और पूरे शरीर की शिराएं इस रक्त को इकट्ठा करके आपके हृदय के ऊपर, कल आपको ध्यान हो तो उस चित्र में मैंने बताया था महाशिरा, तो ये सभी शिराएं अपने रक्त को इकट्ठा करके उस महाशिरा में डाल देती हैं। और ये महाशिरा कहाँ खुलती है? जहां से रक्त दाएं आलिंग में, अब रक्त आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर चुका है। जहां से रक्त दाएं आलिंग में भर जाता है। महाशिरा कहां पर खुलेगी? दाएं आलिंग में। अब दाएं आलिंग के अंदर रक्त आने लग चुका है। दायां आलिंग भर जाने पर उत्पन्न, जब ये पूरा भर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? उत्पन्न दाब, एक दाब होगा, रक्त का दाब उत्पन्न होगा। उत्पन्न दाब के कारण, उत्पन्न दाब के कारण जब आलिंद रक्त से पूरा भर चुका है और रक्त से पूरा भरने के बाद आलिंद के अंदर रक्त आता जा रहा है तो उसकी दीवारों पर दाब पड़ेगा। जब उसकी दीवारों पर दाब पड़ेगा तो आलिंद और निलय के बीच में, ध्यान हो तो कल मैंने आपको बताया था, आलिंद और निलय के बीच में एक क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। कपाट यानी कि बाल्ब पाया जाता है। तो बताइए बच्चों, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट होता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो जैसे ही आलिंद के अंदर दाब उत्पन्न होगा तो ये त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा। कारण त्रिवलनी कपाट खुल जाता है। त्रिवलनी कपाट खुल जाता है और जैसे ही कपाट खुलेगा तो रक्त कहां पहुंच जाएगा और रक्त दाएं निलय में भर जाता है। रक्त कहां पर भर गया? दाएं निलय में। अब दाएं आलिंद से रक्त त्रिवलनी कपाट खुलने के बाद दाएं निलय में भर चुका है। दाएं निलय के भर जाने के बाद इसमें, किसमें? दाएं निलय में क्या होता है? संकुचन होता है। इसमें संकुचन होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? संकुचन होता है। हाँ तो बच्चों, आपने देखा था कि दाएं निलय के भर जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है? संकुचन होता है। जब इसके अंदर संकुचन होगा तो जैसे ये निलय है, अब ये पूरा भर गया ब्लड से, अब ये इस तरह से संकुचित होगा एक साथ। जब संकुचित होगा तो इसके अंदर से रक्त बाहर निकल के भागेगा। बाहर निकल के ये किस तरफ जाएगा? संकुचन होता है
तो अशुद्ध रक्त, अभी यहां पर कौन सा रक्त है आपके हृदय के अंदर? अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त दाएं निलय से निकलकर, दाएं निलय से निकलकर किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, दाएं निलय से रक्त निकला है अशुद्ध और किसके माध्यम से आया है? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। कहां पहुंचेगा? फेफड़ों में पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंचता है। कहां पर पहुंचेगा बेटा? फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है ये। अब आपका जो अशुद्ध रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त अशुद्ध रक्त आपके हृदय से निकलकर पहुंच चुका है। कहां पर? फेफड़ों में पहुंच जाता है। और फेफड़ों के अंदर क्या होगा? गैसों का आवागमन होता है, परिवहन होता है। ऑक्सीजन आप सांस के द्वारा लेते हो, उसको फेफड़ों में पहुंचाते हैं और फेफड़ों के अंदर जो CO2 गैस छोड़ी जाती है उसको हम सांस के द्वारा ही बाहर छोड़ देते हैं। तो फेफड़ों के अंदर क्या की क्रिया हो रही है? जहां पर O2 व CO2, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय होता है। O2 और CO2 गैस का क्या होने होगा? यहाँ पर विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज होगा, यानी कि CO2 गैस तो रक्त के अंदर से बाहर निकल जाएगी और रक्त के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लिया जाएगा। और रक्त द्वारा CO2 को छोड़कर, CO2 को तो क्या कर देगा ये? छोड़कर ऑक्सीजन गैस, चलो मैं इसका नाम लिखता हूं ऑक्सीजन गैस, O2 गैस को ग्रहण कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। CO2 गैस तो छोड़ दी है रक्त के अंदर से और ऑक्सीजन गैस को अब इसके रक्त ने क्या कर लिया है? अवशोषित कर लिया है। और तो अब इस समय रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया ना। पहले कैसा था? अशुद्ध, CO2 बाहर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब रक्त कैसा हो चुका है? शुद्ध। अब ये शुद्ध रक्त, अब ये शुद्ध रक्त इस शुद्ध रक्त को आप एक नाम और देख सकते हो, ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। अब ये शुद्ध रक्त किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। कहां पर पहुंचाया गया है? बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, देखो फुफ्फुसी, आपके हृदय से अशुद्ध रक्त को लेकर कौन आया? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी ने रक्त को कहां पर भेज दिया? फेफड़ों के अंदर। अब फेफड़ों में गैसों का क्या हो गया? विनिमय हो गया, यानी कि रक्त के अंदर से CO2 गैस तो बाहर निकल चुकी है और ऑक्सीजन गैस को रक्त ने अवशोषित कर लिया है। अब ये जो रक्त है वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनित रक्त हो गया। अब इस ऑक्सीजनित रक्त को किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से?
फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से इसे वापस कहां पर भेजा गया है, हृदय के अंदर, यानी कि हृदय से बाहर निकल गया एक बार रक्त, अब दोबारा से कहां पर पहुंच गया, हृदय के अंदर पहुंच गया, हृदय के बाएं आलिंद में। अब किस भाग में डाला गया है, बाएं भाग में। और पहले रक्त कहां से निकला था, दाएं आलिंद के बाद दाएं निलय में, और दाएं निलय से पहुंचा फेफड़ों में। और अब रक्त कहां पर जाके डल चुका है, बाएं आलिंद में, यानी कि लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब रक्त बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। अब बाएं आलिंद फुल भर जाएगा, बाएं आलिंद के भर जाने पर इसमें उत्पन्न रक्त दाब, जब बायां आलिंद पूरा फुल भर जाएगा तो इस आलिंद के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, रक्त दाब। रक्त दाब के कारण, ध्यान करो, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा हुआ है, कौन सा कपाट लगा हुआ है, द्वैवलनी कपाट। कौन सा कपाट लग रहा है, द्वैवलनी कपाट, यानी कि द्वैवलनी बाल्ब। द्वैवलनी बाल्ब को हमने एक नाम और दिया था, माइट्रल बाल्ब। द्वैवलनी बाल्ब को हमने एक नाम और क्या दिया था, माइट्रल बाल्ब। तो बाएं आलिंद अब बढ़ चुका है, भरने से इसके अंदर रक्त में दाब उत्पन्न हुआ है, और रक्त दाब के कारण द्वैवलनी कपाट, जिसको क्या बोला, माइट्रल बाल्ब, द्वैवलनी कपाट खुल जाता है। द्वैवलनी कपाट खुल जाएगा तो रक्त कहां पर आ जाएगा, और शुद्ध रक्त कहां पर जाएगा, बाएं निलय के अंदर। बाएं निलय के अंदर जो शुद्ध रक्त है वो आ जाता है। बाएं वो आलिंद से भरने के बाद माइट्रल वाल्व खुला, माइट्रल वाल्व खुल गया तो ये शुद्ध रक्त अब कहां गया, बाएं निलय में आ गया। अब बाएं निलय के अंदर क्या होना है बताओ, दाएं निलय ने जैसे क्या किया था, संकुचन किया था, तो रक्त को फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया। ठीक उसी तरह से अब इस बाएं निलय के अंदर भी क्या होना है, संकुचन होना है। और जब इसके अंदर संकुचन होगा तो संकुचन के कारण एक रक्त का प्रेशर यानी कि दाब उत्पन्न होगा, और उस दाब के कारण रक्त उस हार्ट के अंदर से, हृदय के अंदर से बाहर निकलेगा। और बाहर किस स्थान पर पहुंचेगा, देखो बाएं निलय में आ जाता है, तथा बाएं निलय में संकुचन के कारण रक्त कहां पर पहुंचेगा, महाधमनी में पहुंचता है। जैसे बाएं निलय के अंदर संकुचन हुआ तो रक्त कहां पर पहुंच गया, महाधमनी में, महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी के द्वारा रक्त कैसा है बेटा, यहां पर शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न ऊतकीय स्तर तक पहुंचा दिया जाता है। रक्त को कहां पर पहुंचा दिया, ऊतकीय स्तर तक। ध्यान से पढ़ो एक बार इसको, पूरी सिस्टम से ध्यान में रखो। आपका हृदय किसकी तरह काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह। जैसे किसी भी चीज को पंप करते हैं हम, एक जोर से हम दबाते हैं,
जैसे कोई चीज को हम जोर से दबाएंगे तो उसके अंदर कोई भी लिक्विड या कोई भी वस्तु भरी हुई है वो एकदम बाहर निकल कर भागती है, तो वो होता है पंपिंग। जैसे कि आप हवा भरने का पंप देखते होंगे, हवा भरने का जो पंप होता है उसमें जैसे आप उसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो उसके अंदर से एकदम क्या निकलती है, हवा, और इतने प्रेशर से निकलती है कि वो आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, कितने भी बड़े वाहन हो उसके अंदर, उसके टायर में, उसमें कितना वजन होता है, उस वजन के बावजूद भी उस टायर के अंदर वो हवा प्रेशर से घुस जाती है। तो कितना प्रेशर होगा सोचिए आप इस बात को। तो पंपिंग स्टेशन की तरह, इसीलिए इसको किससे तुलना की गई है, पंपिंग स्टेशन से तुलना की गई, क्योंकि आपका हृदय क्लोज फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का है, और ये बंद मुट्ठी का इतना बड़ा हृदय जो आपके बाएं भाग में रखा हुआ है, यहां से ये इसने ब्लड को कहां पर भेजना है, आपके पैरों तक भेजना है, पूरे शरीर के अंदर भेजना है, आपके सिर को भेजना है। तो सोचिए इसके अंदर भी जब पंपिंग होगी तो उसका प्रेशर कितना निकलेगा। तो ये इस तरह से पंपिंग चलती रहती है इसके अंदर से। अब इस पंपिंग स्टेशन की तरह जो कार्य करने की इसकी कैपेसिटी है वो किसके कारण है, और उसके अंदर क्या क्या इसके अंग काम करते हैं। तो हृदय के जो आलंद और निलय होते हैं उनके अंदर लगातार रूप से, लयबद्ध रूप से, यानी कि क्रमानुसार, कोई भी गड़बड़ नहीं होती उसके अंदर, क्रमानुसार लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन, संकुचन शिथिलन की क्रिया चलती रहती है। आपके शरीर के अंदर, शरीर में से अपशिष्ट युक्त अशुद्ध रक्त, जिसके अंदर कौन सी गैस घुली हुई है, CO2 गैस, को सिराओं द्वारा विभिन्न भागों से एकत्रित कर, किसके विभिन्न भाग बेटा, शरीर के विभिन्न भागों से, किसके विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके कहां पर डाल दिया जाता है, महाशिरा में डाल दिया जाता है। जहां से रक्त को, महाशिरा से रक्त को कहां पर डाला जाएगा, दाएं आलिंद में डाला जाएगा। महाशिरा के बाद रक्त कहां पहुंचेगा, दाएं आलिंद में पहुंचेगा। अब दायां आलिंद भर जाएगा, दायां आलिंद जब भर जाएगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, दाब उत्पन्न हो जाएगा, और उस दाब के कारण कौन सा कपाट खुलेगा, त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा। त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा तो ये जो अशुद्ध रक्त है ये कपाट खुलने के बाद कहां पर पहुंचना चाहिए, दाएं निलय के अंदर पहुंचना चाहिए। कहां पर पहुंचना चाहिए, दाएं निलय के अंदर पहुंच गया। अब दायां निलय भी भर जाएगा, और दायां निलय जब भर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। जब इसके अंदर संकुचन होगा तो संकुचन के बाद ये जो अशुद्ध रक्त है ये दाएं निलय से निकलेगा, और निकलकर किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाएगा। और फेफड़ों में जब पहुंच जाएगा तो इन फेफड़ों के अंदर गैसों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लिया जाएगा, रक्त के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑक्सीजन गैस जब इसके अंदर अवशोषित कर ली जाएगी तो ये जो रक्त होगा वो कैसा हो जाना है, शुद्ध हो जाना है। अब इस रक्त को हम क्या लिखेंगे, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस है वो फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा, वापस हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद में पहुंचेगा। और बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद जब बढ़ जाएगा तो बाएं आलिंद में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक दाब उत्पन्न होगा, रक्त का दाब उत्पन्न होगा, जिसके कारण कौन सा कपाट खुल जाना है, द्विवल्नी कपाट खुल जाना है। द्विवल्नी कपाट का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों, माइट्रल वाल्व। ये जब खुल जाएगा तो ये जो शुद्ध रक्त होगा ये कहां पर पहुंच गया, बाएं निलय के अंदर, बाएं निलय में आ जाएगा। अब बाएं निलय के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन के बाद रक्त कहां पर पहुंचेगा, महाधमनी में, और महाधमनी में जब पहुंच जाएगा तो महाधमनी के माध्यम से इस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा, कोष के स्तर तक, ऊतकीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अब आप इस पूरी क्रिया विधि के अंदर गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखकर बताइए मुझे कि
आपके हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा है? बताइए ध्यान से मेरे को, पूरी क्रियाविधि में ध्यान से देखो और चेक करो, हमारे हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा है? ध्यान से देख के बताओ बेटा। शाबाश। 2 बार। कितनी बार गुजरा है? 2 बार। अब देखिए, आपके हृदय के अंदर रक्त का एक चक्र लगातार रूप से चलता रहता है। कौन सा चक्र? अशुद्ध रक्त का आना, उसका शुद्ध होना, शुद्ध होने के बाद वापस हृदय में पहुंचना और वहां से शरीर में पहुंचना और फिर शरीर के अंदर से फिर वापस हृदय में पहुंचना। तो ये सर्कुलेशन जो होता है ये लगातार रूप से चलता रहता है। ये सर्कुलेशन कैसे चलता रहता है? लगातार रूप से चलता रहता है। तो यहां लिख सकते हैं हम, यह चक्र लगातार रूप से चलता रहता है, अतः इसे क्या कहेंगे हम? हृदय चक्र। अतः इसे हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र कहते हैं। ये हृदय चक्र हो गया। कौन सा हो गया हृदय चक्र? अशुद्ध रक्त को सिराओं के माध्यम से इकट्ठा करके महाशिरा द्वारा हृदय में पहुंचाना और हृदय के बाद फेफड़ों में पहुंचना, फेफड़ों में रक्त का शुद्ध होना, फिर फुफ्फुसीय धमशिरा के द्वारा वापस हृदय में आना और फिर हृदय के अंदर आकर फिर माधमनी पूरे शरीर में फिर से भेज देगी और वो फिर से शुद्ध हो जाएगा तो फिर से वापस चालू हो जाएगा। तो ये लगातार रूप से ये चक्र चलता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? हृदय चक्र। और इस हृदय चक्र की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अभी आपने बताया था, इस प्रक्रिया में हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे कैसा परिसंचरण बोलेंगे बेटा? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये आपके हृदय की क्रियाविधि हो गई। आपके हृदय की इस क्रियाविधि में, इसमें ध्यान से देख लेना, नीचे ये जो लाइन हमने लिखाई है इस लाइन पर गौर करो थोड़ा सा, क्योंकि छोटे प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है हृदय चक्र किसे कहते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो हृदय चक्र में आप क्या लिखेंगे? हृदय चक्र में आपको ये लिखना है, अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से सिराओं के माध्यम से एकत्रित कर हृदय में पहुंचाना तथा यहां से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है और वहां से शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है, जिसे महाधमनी के द्वारा फिर से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है और फिर उन भागों से, सिराओं से इस अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके पुनः हृदय में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार रक्त का ये जो चक्र चलता रहता है इसको हम क्या बोलेंगे? हृदय चक्र बोलेंगे। और हृदय चक्र के बाद हम बात करते हैं किसकी? दोहरा परिसंचरण की। तो इसमें हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि एक हृदय चक्र में, हृदय का एक चक्र ले लेते हैं हम, एक हृदय चक्र में जो रक्त होता है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय की गति को मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा हृदय होता है वो पेशीय न्यास स्वतेजनीय होता है। हमारा हृदय पेशीय न्यास स्व उत्तेजनीय
हमारा हृदय कैसा होता है? पेशीय न्यास स्वोत्तेजनीय होता है, जो हृदय की गतिविधियों को या हृदय की गति को निर्धारित करता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो हृदय की गति को निर्धारित करता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? पेस मेकर। इसे पेस मेकर या गति प्रेरक भी कहते हैं। ध्यान से देखो, इसको चेक करो। पेसमेकर क्या होता है, या पेसमेकर को हिंदी में बोलते हैं गति प्रेरक। क्या होता है? आपका जो हृदय होता है वो पेशियों से बना है, और पेशीय न्यास स्वोत्तेजनीय। स्व उत्तेजनीय का मतलब ऑटोमेटिकली, ये उत्तेजित होकर अपने आप इसकी मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन की क्रिया चलती रहती है, जिससे हृदय की जो गति होती है वो निर्धारित होती है, और इस गति को लगातार रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें जो मदद करने वाली चीज है वो कौन सी है? गति प्रेरक या पेसमेकर होता है। अब देखो बच्चों, कई बार यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं, कंपटीशन की क्लासों में ये बात पूछी जाती है कि पेसमेकर के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहते हैं। पेसमेकर को क्या कहते हैं? हृदय का हृदय भी कहते हैं। ये बहुत बार आपको अजीब सा लगेगा, और कई बार ये देखने को मिलता है प्रश्न में, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पेसमेकर होता है उसको ही हम हृदय का हृदय कह सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गए आपके मानव हृदय की क्रियाविधि। ध्यान से इसको देख लो, इसके नोट्स बनाइए आप लोग, और इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्रियाविधि को मैं आपको दोबारा से एक डायग्राम के माध्यम से फिर से समझाता हूं, और बड़े शॉर्ट में। ठीक है ना? आपने कल देखा था, इसका डायग्राम मैंने बनाया था, और उस डायग्राम के माध्यम से आप लोग इसकी क्रियाविधि को दोबारा से ध्यान से देख सकते हो। देखो, डायग्राम बनाना फिर से देखो, मैं फिर से बना रहा हूं एक बार। इस तरह से आप सीधी एक लाइन खींचें और उसको इस तरह से लाएं, और इसके सीध में जाके इसको छोड़ें यहां पे। इसको ऊपर से इस तरह का बनाया ताकि ऐसा लगेगा कि ये पाइप ऊपर से खुला हुआ है। यहां बिल्कुल इसके जस्ट नीचे से और धमनियां और सराय बनानी है। ध्यान रहे सभी एक सीध में हो। यहां पर फिर से महासरा बनाइए। महासरा बनाने के लिए देखो किस तरह से करेंगे हम। इस तरह से, और ये लाइन यहां पे आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये इस तरह से ये यहां तक आ चुकी है। तो ये महाधमनी का भाग हो गया ये वाला। इसमें भीतर आपको एक बाल्ब बनाना है।
इस तरह से। अब यहां से पुनः एक लाइन खींचेंगे थोड़ा सा दूर चैम्बर से, और यहां पर छोड़ देंगे इसको। यहां से एक बाल्ब बनाइए, इसी तरह से यहां से एक बाल्ब बनाइए, और इस बाल्ब से आप इस तरह से 2-3 तंतु लगा देंगे जो फाइबर्स होते हैं, इसको संकुचित करने में मदद करते हैं, इस तरह से। अब आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। एक बार यहां से लाएंगे, इसके फाइबर्स लगा दीजिए, तंतु लगा दीजिए यहां पर, और आपको यहां पर भी बाल्ब लगाने हैं, ठीक है। इनके सीध में जितने इस तरफ पाइप से आपसे बनाए हैं ठीक उसी तरह से और इसके जस्ट नीचे ले जाओ। ये लोअर जो शरीर का निचला भाग होता है वहां से ब्लड को इकट्ठा करने वाली सिराएं होती हैं। अब देखो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर ये मैंने जो भाग बनाया था ये वाला, इसको थोड़ा सा गहरा करते हैं हम। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? सेप्टम, जिसको क्या बोला था हमने? विभाजिका, विभाजिका या सेप्टम। और ये बताती हैं कि निलय की जो दीवारें होती हैं, निलय की जो दीवारें होती हैं वो आनंद की अपेक्षा मोटी, मजबूत और लचीली होती हैं, क्योंकि निलय में ज्यादा रक्तदाब लगता है। हृदय के अंदर अगर ये बात पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा रक्तदाब कौन से कक्ष में होता है, तो वो कहां पर होगा? निलय में। और दोनों निलयों के तुलना में भी अगर बात की जाए तो बायां जो निलय है उसके अंदर रक्तदाब चारों चैम्बरों में, चारों कक्षों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है, क्योंकि बायां निलय ही वो भाग है जो पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने वाला होता है। इसका नामांकन करेंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, इसका नाम था महाशिरा। ये दायां भाग मान लिया मैंने, दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये कौन सा बाल्ब हो गया? त्रिवलनी कपाट। ये हो गई महाधमनी, ये हो गई फुफ्फुसीय धमनी, ये हो गई फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा। ये बायां भाग आ गया, बायां आलिंद, और ये बायां निलय। और ये कौन सा बाल्ब हो गया? द्विबलनी कपाट, जिसका क्या नाम था?
माइट्रल वाल्व, ये वाला सेप्टम, सेप्टम जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं विभाजिका, आपके हृदय को दो भागों में बांटती है, दाएं भाग और बायां भाग। ये शरीर के निचले हिस्से से रक्त लाने वाली मात्रा होती है और ये शरीर के ऊपरी भागों से लाने वाली मात्राएं होती हैं। सिराओं के माध्यम से रक्त को कहां पर डाला जाता है। अब देखो दोबारा से, मैंने जो अभी आपको क्रियाविधि लिखाई थी उसको फटाफट से रिवाइज करो। हृदय कैसे काम करेगा? पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह काम क्यों करेगा? क्योंकि ये जो आलंद होते हैं और ये जो निलय होते हैं, ये आलंद और निलय लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन की क्रिया करते रहते हैं, इसलिए आपका हृदय जो होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अपशिष्ट पदार्थों युक्त जो अपशिष्ट रक्त होगा उसको सिराओं के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा और सिराएं एकत्रित करके किसको दे देंगे? महाशिरा को दे देंगे। महाशिरा इस रक्त को कहां डालेगी? दाएं आलंद के अंदर डालेगी। महाशिरा ने रक्त को कहां पर डाल दिया? दाएं आलंद में डाल दिया। अब ये दायां आलंद पूरा फुल भर गया। ये जब फुल भर गया तो इसके अंदर रक्त का दाब बढ़ जाएगा और रक्त का दाब बढ़ने के कारण ये जो बाल्ब होगा ये खुल जाएगा। कौन सा बाल्ब खुल जाएगा? त्रिवल्ली कपाट खुल जाएगा। जब ये कपाट खुल जाएगा तो रक्त कहां पर आ जाएगा बच्चों? दाएं निलय के अंदर, इस जगह पर रक्त आ जाएगा। ये जो बाल्ब होते हैं ये इस तरह से होते हैं, ये विपरीत दिशा में लगे होते हैं। ये इस तरह से जो बाल्ब होते हैं तो ऊपर से तो रक्त आ सकता है इस तरह से, लेकिन अगर निचले वाले चेम्बर से रक्त का दाब पड़ा तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अड़ जाते हैं। अब नीचे से रक्त ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि जो बाल्ब होते हैं वो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो ये बाल्ब ठीक इसी तरह से एक दूसरे के साथ पैक हो जाएंगे। पैक हो जाएंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा और अब इसके अंदर क्या होगा? संकुचन होगा। दाएं निलय के अंदर क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होगा तो यहां से रक्त निकलेगा। देखो ये वाला जो भाग होता है इसके पीछे होता है, इसलिए यहां से आपको लग रहा है ऐसा, यहां पर रक्त पहुंचेगा। ये पहुंच गया, किस में पहुंचेगा? दाएं निलय से रक्त निकलकर कहां पहुंच गया? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। फुफ्फुसीय धमनी पहुंच गया। अब यहां से रक्त कहां पर पहुंचेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा? O2 CO2 का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि विनिमय हो जाएगा। ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाएगी। अब आपका रक्त कैसा हो गया? शुद्ध। अब यह शुद्ध रक्त किसके माध्यम से चलेगा? फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से। इस शुद्ध रक्त को लेकर जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? फुफ्फुसीय सिरा। ये फुफ्फुसीय सिरा इस रक्त को कहां पर डालेगी? सॉरी, कहां पर डाल रही है? बाएं आलंद में। फुफ्फुसीय सिरा रक्त को कहां पर डाल रही है? बाएं आलंद में। ये बायां आलंद पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा तो इसके अंदर रक्त का दाब बढ़ जाएगा। रक्त का जब दाब बढ़ेगा तो कौन सा कपाट खुलेगा? द्वैवल्ली कपाट। द्वैवल्ली कपाट खुलेगा तो यहां से ब्लड कहां गया? बाएं निलय में। कहां पर आ गया? बाएं निलय में। अब बाएं निलय पूरा जब भर जाएगा तो इसमें संकुचन के कारण ये जो बाल्ब होंगे ये कैसे हो जाएंगे? इस तरह से बंद हो जाएंगे। बाल्ब बंद हो जाएंगे तो अब इस बाएं निलय में क्या होगा? संकुचन होगा। जब इसके अंदर संकुचन होगा तो यहां से ब्लड कहां चलेगा? ये वाला बाल्ब खुलेगा और यहां से ब्लड कहां पहुंचेगा? महाधमनी में पहुंचेगा। कहां पहुंच गया बच्चों? महाधमनी में पहुंच गया। अब इस महाधमनी के माध्यम से ये जो रक्त होता है ये शरीर के महाधमनी से कहां पहुंचेगा? शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न ऊतकीय स्तर तक पहुंचेगा। समझ में आ गई होगी बात? चित्र के माध्यम से ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ऊतकीय स्तर तक पहुंच गया। अब देखो आपके हृदय के अंदर रक्त का एक चक्र चला है। अशुद्ध रक्त को कौन लाई है? सिराएं। किसको दिया है? महाशिरा को। महाशिरा ने हृदय में पहुंचा दिया। हृदय में पहुंचने के बाद फिर रक्त कहां पहुंचा? फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़ों में रक्त का क्या हो गया? शुद्धिकरण। फिर वापस दोबारा से कहां गया? हृदय के अंदर। अब शुद्ध रक्त हृदय के अंदर से निकलकर महाधमनी के माध्यम से कहां पहुंच गया? ऊतकीय स्तर तक। अब ऊतकीय स्तर तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अब फिर दोबारा वहां जब दहन की क्रिया होगी तो वहां से फिर से CO2 गैस निकलेगी।
अब वो CO2 गैस युक्त रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध। अब उस अशुद्ध को फिर दोबारा से कौन इकट्ठा करेंगे? सिराएं इकट्ठा करेंगे, फिर से इसको दे देंगे। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है और इस चक्र को क्या बोलते हैं हम? हृदय चक्र कहते हैं। अब इस एक हृदय जो चक्र होता है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। इस एक हृदय चक्र में, और चित्र के माध्यम से देखकर बताइए कि रक्त कितनी बार हृदय से गुजरा है? बताओ। एक बार तो महासरा के माध्यम से इसमें प्रवेश कर गया, ठीक है, हृदय के अंदर रक्त आ चुका है। अब रक्त हृदय से बाहर निकल गया किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। बाहर कहां चला गया? फेफड़ों में, शुद्धिकरण हो गया। अब बाहर से फिर दोबारा वापस लौट के आया किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, और फिर आ गया हृदय के अंदर। अब हृदय से फिर बाहर चला गया। तो बताओ, एक हृदय चक्र में 2 बार रक्त हृदय के अंदर घुमाए कि नहीं घुमाए? 2 बार हृदय से गुजरा है कि नहीं गुजरा है? तो 2 बार हृदय से गुजरा है, इसलिए इसको हम क्या बोला था? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये आपके सामने मैंने हृदय की क्रियाविधि को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, और अपने चित्र को ध्यान से देख रहे हैं बेटा, और देखने के बाद खूब आराम से इसको समझ लो। आप अपने चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित करने वाली कुछ रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में रक्त का बंद परिसंचरण होता है, जिसमें कई रक्त वाहिकाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। बंद परिसंचरण होता है आपके शरीर के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं और उनकी क्या भूमिका होती है? ये निम्न है। देखो, पहली रक्त वाहिका धमनी। आपके शरीर के अंदर धमनी पाई जाती है। धमनी क्या चीज होती है? अभी आपको बताया था, महाधमनी का नाम आया था। वे रक्त वाहिकाएं जिनका कार्य रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। वे रक्त वाहिकाएं जिनका कार्य रक्त को हृदय से लेकर, यानी कि हार्ट के अंदर से, हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं।
धमनियों के अंदर कोई बाल्ब नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त आगे चले पीछे चले कोई दिक्कत नहीं होती हमारी बॉडी को। और ये शरीर के बाह्य मतलब शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, शरीर में ऊपरी भागों में उपस्थित होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब ये पाइप है और पाइप की जो मोटाई है, इनकी भित्ति मोटी, लचीली व मजबूत होती है। मोटी होती है, लचीली होती है, मजबूत होती है। उसका एक कारण है, क्यों होती है? क्योंकि धमनी के अंदर जो रक्त आया है वो किसके कहां से निकला है? बाएं निले से निकला है और बाएं निले में संकुचन हुआ है। संकुचन के बाद पूरे प्रेशर से आया है कहां पर? धमनियों के अंदर। तो धमनी में रक्त का दाब कैसा होना चाहिए? ज्यादा। इनमें रक्त दाब अधिक होता है। रक्त का दाब इनमें कैसा होता है? अधिक होता है। तो बेटा देखो, धमनी के बारे में मैंने आपको बताया, आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक रक्त वाहिका होती है धमनी। क्या होती है कि वे रक्त वाहिकाएं जिनका कार्य क्या होता है? रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, वो क्या कहलाएंगे? धमनी कहलाएंगे। इनके अंदर कैसा रक्त होगा? ऑक्सीजन युक्त तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों के अंदर हमेशा ऑक्सीजन युक्त तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनमें बाल्ब नहीं होते और बाल्बों का काम आपको पता ही है क्या होता है? रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। और ये शरीर के ऊपरी भागों में स्थित होती है। जैसे आपके शरीर के यहाँ ऊपरी भाग में जो दिखाई देंगी मोटी मोटी सी खून की नलियां, वो क्या होती हैं? धमनियां होती हैं। इनकी भित्ति मोटी, लचीली और मजबूत होती है। और उसका कारण क्या होता है कि इसके अंदर रक्त का दाब कैसा होता है? अधिक होता है। अब देखें दूसरी रक्त वाहिका कौन सी है? सिरा। दूसरी प्रमुख रक्त वाहिका कौन सी है? सिरा। वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कैसे रक्त को? अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्या कार्य हो गया सिराओं का? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगी ये। यानी कि शरीर में जहां भी अशुद्ध रक्त होगा उसको इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके महाश्रा के माध्यम से कहां डाल देंगी? हृदय के अंदर। इनकी भित्ति, ये छोटी वाली पाइप होती है, छोटी वाली वाहिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति पतली व लचीली होती है। और उसका कारण क्या है? इनके अंदर रक्त का दाब कैसा होता है? बहुत कम। इनमें रक्त दाब निम्न होता है। सिराओं में बाल्ब पाए जाते हैं। सिराओं के अंदर बाल्ब होना बहुत जरूरी है क्योंकि सिराओं के अंदर कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अब ये अशुद्ध रक्त अगर वापस चला गया, अगर शरीर के भाग किसी भाग से इकट्ठा होकर बाहर निकला है, तो उस जगह पर कौन सा रक्त पहुंच जाना है? शुद्ध रक्त पहुंच जाना है।
अगर ये अशुद्ध रक्त वापस पहुंच गया तो शुद्ध रक्त को भी कैसा कर देगा, अशुद्ध कर देगा। इसलिए एक बार जहां से सिराएं रक्त को उठा लेती हैं फिर उस जगह पर वो रक्त वापस नहीं जाता है। उसका कारण क्या होता है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। और ये जो सिराएं होती हैं, ये सिराएं शरीर के आंतरिक अंगों में होती हैं, शरीर के आंतरिक भागों में उपस्थित होती हैं। ये धमनी और सिराओं के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, ध्यान रखेंगे। अब कई बार प्रश्न ऐसा आता है, कई बार पूछा जाता है कि धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करो। तो बेटा आप यहां से आराम से 3-4 अंतर निकाल सकते हैं। धमनी में जैसे शुद्ध रक्त बहता है, इनमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी और लचीली होती है। इसकी कैसी होती है, पतली और लचीली होती है। अगर तीसरा अंतर देखें तो धमनी के अंदर क्या होता है, वाल्व नहीं होते और सिरा के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये शरीर के बाहरी भागों में पाई जाती है और ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। और बहुत ही सिंपल सा अंतर, इसमें रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कैसा होता है, उच्च होता है, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर कैसा होता है, निम्न होता है। तो आप लोग इस तरह से इसमें धमनी और सिरा में अंतर भी निकाल सकते हैं, अंतर बना सकते हैं, या आप इस तरह से ध्यान रख लो, चाहे आप उस तरह से ध्यान रख लो। आपको धमनी और सिराओं के माध्यम से धमनी और सिराओं को भी हमें ठीक ढंग से ध्यान में रखना है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित करने वाली रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं। ध्यान से लिख लो इनको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।